हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और फ्रेंड्स, हम पार्ट 1 यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है शांति के नोट से हैं। और मैं अगर आप सभी को ये बताऊं, जो शांति का नोट्स है बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। और ये जितने भी हम आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसका प्लेलिस्ट बना सकते हो, ठीक है, सेव कर सकते हो, ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया, बट स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप सभी का जो नोट्स है, ठीक है, अच्छे से बना सको। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। फ्रेंड्स, आप नासा का फुल फॉर्म भी बता सकते हो। जैसे कि हमने पहले जब नासा के बारे में डिस्कस किया था तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप नासा का फुल फॉर्म बता सकते हो। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस सन में हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस सन में हुआ, तो 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल सन 1975 को हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डेट तो अभी तो आपको फिलहाल याद रहेगा, लेकिन आप किस तरीके से इसको याद करें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि पहला भारतीय उपग्रह ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पहला और याद भी होना चाहिए, ठीक। तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस सन हुआ, तो 1975 को हुआ, यानी 19 अप्रैल 1975 को हुआ। अब इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। जैसे उपग्रह आर्यभट्ट यानी सबसे पहले भारतीय, ठीक, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट का जो जन्म आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आर्यभट्ट का लड़का है जो कि 19 साल का है, ठीक है, 19 साल का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका जो ईयर है उससे मैच करता है 1975, यानी आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। आर्यभट्ट नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो कि 19 साल का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका जो ईयर है वो 19 है, ठीक है। और लोग उसे देखकर वो इतना अजीब है, ठीक है, वो इतना आर्यभट्ट इतना अजीब दिखता है कि लोग उसे बोलते हैं कि यह 75 साल के जैसा लगता है। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो कभी ना कभी आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, यही आंसर हो सकता है। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप रिलेट करके याद करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आर्यभट्ट का एक लड़का है जो कि 19 साल का है। और सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि आप याद इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उसका जो ईयर है वो 19 है, लेकिन इतना वो अजीब दिखता है कि लोग उसे ये बोलते हैं कि तुम 75 साल के हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ, यानी आप इस तरीके से भी कह सकते हो वो उपग्रह से आया है वो लड़का, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। तो सुपरनोवा किसे कहते हैं, तो अभिनव तारा को ही हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मंगलयान मंगल ग्रह पर कब उतरा। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मंगलयान है मंगल ग्रह पर कब उतरा। तो 24 सितंबर 2014 को जो मंगलयान है मंगल ग्रह पर उतरा। अब इसको भी आप रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट बताया उसी तरीके से आप रिलेट करके अगर आप याद करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 यानी 1/4 दिनों में पूरा करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 ईयर जो होता है 365 दिन का होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से यानी पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 365 दिन का लगता है, यानी 1/4। अगला 6 प्रश्न है कि पृथ्वी के किन्हीं 2 बाहरी भागों का नाम लिखिए। तो पृथ्वी के किन्हीं 2 बाहरी भागों का नाम जिसमें स्थल मंडल और जल मंडल आ जाता है। 7 प्रश्न है कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स बहुत इजी प्रश्न है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह का जो नाम है वो क्या है? ग्रह जो है वो बुध है। अगला जो आपका प्रश्न है कि स्वतः जननवाद के प्रवर्तकों का नाम लिखिए। तो स्वतः जननवाद के प्रवर्तकों के नाम में जो शामिल होता है उसमें अरस्तु का नाम आता है, ठीक है, प्लेटो का नाम आता है, थियस का नाम आता है। ये क्या है? स्वतः जननवाद के प्रवर्तक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वतः जननवाद के प्रवर्तक का नाम जिसमें अरस्तु, प्लेटो, थियस स्वतः क्या है? जननवाद के प्रवर्तक है। अगला आपका 9वां प्रश्न है कि पृथ्वी का व्यास कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी का व्यास कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। लास्ट ये फर्स्ट चैप्टर का जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। चलिए सेकंड चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर का पहला प्रश्न है कि दोमट मिट्टी में किन फसलों को उगाया जाना उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी में गेहूं, धान और मक्का उगाया जाना क्या है? उपयुक्त है। सेकंड क्वेश्चन है कि मिट्टी में पाए जाने वाले अवयव कौन से हैं? तो मिट्टी में पाए जाने वाले अवयव जो हैं वो जलवायु, खनिज, लवण और जैविक पदार्थ है। तीसरा प्रश्न है कि कीटाणुनाशक के नाम लिखिए। तो कीटाणुनाशक के नाम में फाइटोलोन व पैरानॉक्स आ जाता है। अगला 4th प्रश्न है कि फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? तो फसलें जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। 5वां प्रश्न है कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 60 से 80% तक होती है। अगला 6 प्रश्न है कि फसल चक्र किसे कहते हैं? फसलों की अच्छी पैदावार के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर बनाए रखने के लिए कृषक फसलों के क्रम बदलते रहते हैं, इसी को फसल चक्र कहते हैं, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर किया था। 7 प्रश्न है कि फसल चक्र के चयन में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? तो फसल चक्र में फसलों का क्रम जलवायु के अनुकूलन होना चाहिए, यानी जिस तरीके से जलवायु है उसी के अनुसार आपको अपने खेत में फसल लगाना चाहिए ताकि जो उपज है वो अच्छी तरीके से हो। 8वां जो प्रश्न है कि फसल चक्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो फसल चक्र के कोई 2 लाभ में जिसमें पहला मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर रहती है और सेकंड फसलों के उत्पादन में जो खर्चा होता है वो कम होता है। 9वां जो प्रश्न है कि स्थानबद्ध कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि में किसी स्थान विशेष पर अस्थायी रूप से निवास करने वाला किसान एवं उसका परिवार सह-अस्तित्व से कृषि कार्य करता है, उसे हम स्थानबद्ध कृषि कहते हैं। मिट्टी प्लट हल किस आकार का कूड़ काटता है? तो आयताकार। तो ये लेसन 2 के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। चलिए लेसन 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है कि कार्य का एम के एस पद्धति में मात्रक लिखिए। तो कार्य का एम के एस पद्धति में जो मात्रक होता है वो न्यूटन, मीटर या जूल होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तापमापी में पारे का उपयोग करने का क्या कारण है? तो तापमापी में पारे का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। चूंकि पारा भूरे रंग का चमकदार तथा अपारदर्शी होता है, इसमें पाठ लेने में सुविधा होती है। पारा कांच की नली को गीला नहीं करता। पारे यहाँ पारा होगा, इसे पारा लेने में सुविधा होती है। पाठ गलती से मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे पारा होगा इसलिए पारा लेना। एंड पारा कांच की नली को गीला नहीं करता।
पारे का प्रसार प्रत्येक ताप में एक समान होता है। पारे के विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कम होता है और इससे सही ताप का मापन होता है। पांचवा, पारा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है? तो पारा जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। पारे का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 356 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि पारे का हिमांक कितना है या पारे का क्वथनांक कितना है। तो पारे का जो हिमांक है वो 39 डिग्री सेल्सियस है और जो क्वथनांक जो है वो 356 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह लंबी पराज में कार्य कर सकता है। तो तापमापी में पारे का उपयोग करने का क्या कारण है? तो चूंकि आपने देख लिया, इसके निम्न कारण है। चूंकि पारा भूरे रंग का, चमकदार तथा अपारदर्शी होता है और इसमें पारा लेने में असुविधा होती है। सेकंड, पारा कांच की नली को गीला नहीं करता, ठीक है। और पारे का प्रसार प्रत्येक ताप में एक समान होता है और पारे के विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कम होता है और इससे ताप का मापन होता है। पारा ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। पारे का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक जो होता है 356 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह लंबी परास में कार्य कर सकता है। अगला फोर्थ प्रश्न है कि कैलोरी एवं किलो कैलोरी को परिभाषित कीजिए। यानी कैलोरी क्या है और किलो कैलोरी क्या है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कैलोरी क्या होता है? तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस यानी आप कह सकते हो ब्रैकेट में 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कैलोरी किसे कहते हैं। तो कैलोरी की जो परिभाषा होती है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। बहुत इजी है, आसानी के साथ याद हो जाएगा। यानी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? कैलोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किलो कैलोरी किसे कहते हैं। तो 1 किलोग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस के मतलब कि यहाँ से जो यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा 15.5 डिग्री तक यानी ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? किलो कैलोरी कहते हैं। तो सिंपल है, कैलोरी में 1 ग्राम होता है और किलो कैलोरी में जो होता है वो 1 किलोग्राम होता है और कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखिए पांचवा जो प्रश्न है कि आधी के क्या लक्षण है, लिखिए। तो प्रायः पवने या वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है। यही हवाएं विक्षोभ कहलाती है और ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल और रेत भरी होती है। इससे पेड़ पौधों तथा जनधन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो हुआ आंधी के क्या लक्षण है। अगला 6 प्रश्न है कि रेल की पटरियों को बिछाते समय 2 लंबे टुकड़ों के बीच में जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आपने देखा भी होगा जो रेल की पटरियां होती है उसको बिछाते समय क्या होता है? 2 लंबे टुकड़ों के बीच में जगह छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्या? कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि रेल की पटरियों को बिछाते समय उन्हें चिपका कर लगाया जाए तो गर्मी के दिनों में उनमें प्रसार होने से भी क्या होती है कि मुड़कर टेढ़ी हो जाएंगी। इससे क्या होगा? रेल दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मियों के मौसम में वो क्या होता है कि उनमें जो प्रसार होता है, प्रसार बढ़ने की वजह से वो मुड़कर टेढ़ी हो जाएंगी, इसलिए उनके बीच में थोड़ा स्पेस दिया जाता है। अगला 7 प्रश्न है कि गुप्त ऊष्मा के प्रकार बताइए। तो गुप्त ऊष्मा 2 टाइप यानी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा और दूसरा होती है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। बर्फ की एंड वाष्प की, बहुत महत्वपूर्ण। गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार, एक बर्फ की होती है और एक वाष्प की होती है। अगला 8वां प्रश्न है कि विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। तो हमने कैलोरी देखा, ठीक है, किलो कैलोरी देखा, उसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप
ठीक है, हमने देखा था 1 ग्राम जल, शुद्ध जल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ताप की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरी। 1 किलोग्राम शुद्ध जल 1 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता बढ़ाने की जो भी होती है उसकी हम क्या बोलते हैं, तो उसको किलो कैलोरी कहते हैं। उसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा होता है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी यहाँ पे 1 ग्राम द्रव्यमान का, ये ध्यान देने वाली बात है, 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बस इसमें सिंपल ये याद रखना है, 1 ग्राम द्रव्यमान, ठीक, उसमें शुद्ध जल था लेकिन इसमें 1 ग्राम द्रव्यमान। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऊष्मीय प्रसार क्या है, तो ऊष्मा देने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होने की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। 10वां प्रश्न है कि पारदर्शी एवं अपारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। पारदर्शी का जो परिभाषा होता है, वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश सरलता से पार जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी, जैसे कांच, हवा, पानी, ठीक है। उसी प्रकार अपारदर्शी वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, अर्थात जिसके आर पार नहीं दे सकते, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अपारदर्शी। इजी क्वेश्चन है। अल्प पारदर्शी किसे कहते हैं, लास्ट आज का प्रश्न है। अल्प पारदर्शी यानी वे पदार्थ जिनमें प्रकाश का कुछ भाग पार जा सके तथा कुछ अवशोषित हो सके, जैसे तेल लगा कागज, जिसे लगता है कि हमें दिखाई देता है बट ऐसा नहीं है, घिसा हुआ कांच, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, अल्प पारदर्शी कहते हैं, अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने 3 चैप्टर का जितने भी अति लघु, और फ्रेंड देखिए इसी में से आएंगे अति लघु प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसी में से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखिए हम पवन के सीरीज से भी डिस्कस कर रहे हैं, राजन की सीरीज से भी डिस्कस कर रहे हैं और शांति के नोट से भी, ठीक है, और पवन गाइड्स भी आप सभी को हमने प्रोवाइड किया। तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट तरीके से होना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो आप। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।